जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम यूपीजी के मैराथन का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे प्रश्न फंसने की संभावना 99% है, क्योंकि यूपीजी के आपके जीके के सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इससे कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो अगर आपकी भी चिंता, आपका भी विषय है कि हमको यूपीजी के अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो मात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। इसके अंदर 150 प्रश्न हमने अंदर रखा है और इन 150 प्रश्नों का विस्तृत डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो केवल इन्हीं प्रश्नों को देखकर अपने यूपीजी के जो 7 से 8 क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप सही करके आ सकते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्त, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। तो चलिए, आपका टाइम बिल्कुल ना खराब करते हुए आज के इस बेहतरीन से सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश का पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, उत्तर प्रदेश में अगर नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो नागों का प्रधान केंद्र है दोस्त मथुरा। विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? तो ये हुआ दोस्त 7 दिसंबर 1947। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम, तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम आया दोस्त 1994 के अंदर। कब आया? वर्ष 1994। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम वर्ष 1994 में आया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले एकमात्र व्यक्ति पहले भले थे गोविंद बल्लभ पंत, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पे चूंकि इस विकल्प में योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप यही याद रखेंगे, पेपर के अंदर अगर प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। एक ही कार्यकाल में 2015 पहले भी कार्यकाल पूरा किया और दूसरा भी कार्यकाल तो भी पूरा करने वाले हैं। 2027 में उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त होगा। तो ये याद रखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिभुवन नारायण सिंह है। कौन है? त्रिभुवन नारायण सिंह। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभी 6वां सवाल है और 6वें सवाल का बिल्कुल राइट जवाब हमने आपके सामने रखा, विकल्प नंबर सी। ठीक है, विकल्प नंबर सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो वर्तमान में तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल है सरोजनी नायडू। पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पहले मुख्यमंत्री की बात करेगा यूपी के तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत है। पहले राज्यपाल सरोजनी नायडू है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी राज्यों में संविधान में जैसा कि बताया गया है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। तो 8 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है, विकल्प नंबर डी। याद रखेंगे। अगर पूछा, मान लीजिए पेपर में पूछ दिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्त करते हैं राष्ट्रपति। और राज्य में अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें दोस्त, तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत के किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो वैसे उत्तर प्रदेश में भी किसकी राज्यपाल की नियुक्ति करने का जो दायित्व है वो राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा, स्थानीय स्वायत्त शासन का त्रिस्तरीय ढांचा है। कैसा ढांचा है? त्रिस्तरीय ढांचा है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो जैसे कि विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है दोस्त यूपी के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर राज्यपाल को होता है। जैसे आप देखेंगे कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, सेंट्रल अगर देखेंगे हम, और केंद्र के हिसाब से, और राज्य के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो राज्य में जो विधानसभा होती है उसको भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब विकल्प नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह अशोक जो स्तंभ है वो कहाँ है? तो वह जो है सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ। और उसमें पे लिखा गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे, ये सभी थे। याद रखेंगे, मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी को हुआ। और ये कहां से हुआ?
तो मेरठ शहर से हुआ। कहां से हुआ? मेरठ शहर से। और इसकी जो चिंगारी है वो दिए थे बलिया के रहने वाले मंगल पांडे, जिनका संबंध 34वीं इन्फेंट्री से है। आगे चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल है। आगरा में क्या है? ताजमहल है। अगर इमामबाड़ा की बात करें, छोटा इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा, तो वो जो है लखनऊ के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे। अगर वही पेपर में पूछ दिया कि अकबर का मकबरा कहां है, तो अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। अकबर का मकबरा कहां है? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में किस जगह पे हुआ? तो हुआ सारनाथ में। कहां पे हुआ दोस्त? सारनाथ। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? उत्तर प्रदेश का नाम अगर संयुक्त प्रांत की बात करें दोस्त, तो वर्ष 1937 में रखा गया। कब रखा गया? वर्ष 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो संयुक्त प्रांत रखा गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है वो किस नगर से हुआ? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ, जैसा कि हमने बताया, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना? तो पूर्ण राज्य बना है दोस्त 26 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया, क्योंकि गणतंत्रता दिवस उसी दिन मनाई गई। तो 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना। अगला है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसान आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पेशेंस बना के रखिएगा दोस्त, लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हो सकता है वो प्रश्न आपके पेपर के अंदर छप जाए। उत्तर प्रदेश में चंदवार का युद्ध कब हुआ? तो चंदवार का युद्ध 1194 के अंदर हुआ। किसके किसके बीच में? जयचंद के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। अगर वही बात करें कि तराइन का प्रथम युद्ध, मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ दिया जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए। अगर वही पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इसके बीच हुआ, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, इनको हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध कब हुआ? तो देखिए, बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए, और उसमें से ये दूसरा युद्ध है 1527 ईस्वी में लड़ा गया। भारत में 4 लगातार युद्ध बाबर लड़ता है। पहला युद्ध है पानीपत में 1526 में, दूसरा खानवा का युद्ध है 1527 में, और तीसरा है चंदेरी का युद्ध है 1528 में, और लास्ट वाला जो घाघरा का युद्ध है वो 1529 ईस्वी में है। तो 26, 27, 28, 29 4 लगातार युद्ध लड़े गए बाबर के द्वारा इंडिया के अंदर। आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में बाबर ने कब अधिकार कर लिया? तो जैसे ही पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है, तो वहां से अधिकार कर लेता है 1526 ईस्वी में, और वहीं से मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। तो हो सकता है पेपर के अंदर पूछ दे कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो मुगल वंश की स्थापना दोस्त भारत में करता है बाबर, और बाबर का लड़का आगे चल करके हुमायूं होगा, और हुमायूं का लड़का आगे चल करके अकबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ है दोस्त 1658 ईस्वी में। कब हुआ? 1658 ईस्वी में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां है? तो बुलंद दरवाजा दोस्त फतेहपुर सीकरी में है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, और ये फतेहपुर सीकरी में ही एक दरवाजा है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। आगे, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां स्थित है? तो चौखंडी स्तूप है दोस्त सारनाथ में। चौखंडी स्तूप कहां है? सारनाथ। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल के हैं? अयोध्या में स्थित शिलालेख हैं दोस्त शुंग काल के। किस काल के हैं? शुंग काल के। अगर पेपर डिटेल में आया तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी एक लाल किला है जो कि आगरा में है। लाल किला कहां है? आगरा में है। उत्तर प्रदेश में अगर लाल किला पूछा जाएगा तो आगरा में। वैसे तो आप संपूर्ण भारत में जो लाल किला प्रसिद्ध है दिल्ली के अंदर, वो तो सब जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर पूछेगा कि मुगल कालीन लाल किला कहां पे है, तो आगरा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो अशोक का है। किसका है दोस्त? अशोक का। अशोक वही अशोक जिसका हृदय परिवर्तन हो गया है ना कलिंग के युद्ध के बाद से, उसी अशोक का जो स्तंभ लेख है वो कहां पे है? मथुरा नगर में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां है? अकबर की रानी जो जोधाबाई है उनका महल कहां है उत्तर प्रदेश में दोस्त? तो उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का जो महल है वो आपका अगर आप देखने को मिलेगा फतेहपुर सीकरी में। कहां पे? फतेहपुर सीकरी में। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता की दर क्या है?
तो उत्तर प्रदेश में दोस्त साक्षरता की दर 67.68% है। कितनी परसेंट है? 67.68% संपूर्ण साक्षरता दर है। ठीक है, वही अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.70 है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 57.70 है। ये बात भी अगर पूछे तो याद रखेंगे, पुरुष साक्षरता दर 77.70 है और महिला साक्षरता दर 57 ऐसे 70 या 50 ऐसे कुछ करके है। ठीक है, याद रखेंगे इन सवालों को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है दोस्त सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। साथ ही साथ सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश को 4 अन्य राज्यों से जोड़ता है। 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला यूपी का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए तो सबसे पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अगला क्वेश्चन है, सिराजे हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो सिराजे हिंद के नाम से दोस्त जौनपुर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? जौनपुर। विकल्प नंबर सी। ठीक है, यही जौनपुर, इस नगर की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, जौनपुर नगर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगर ये पूछा जाए कि किसकी याद में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार है। और अगर ये पूछा जाए कि लाख बहोसी पक्षी विहार है कहाँ, तो याद रखिएगा लाख बहोसी पक्षी विहार है कन्नौज में। लाख बहोसी जो पक्षी विहार है वो कन्नौज में है। वहीं अगर नवाबगंज पक्षी विहार की बात करें दोस्तों, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ठीक है, सैंडी पक्षी विहार की बात करें तो ये हरदोई में है। अभी हमारे प्रश्न का राइट जवाब होगा लाख बहोसी पक्षी विहार सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है और ये आपका दोस्त कन्नौज में है। अगर ये पूछा जाए कि यूपी का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, तो है नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, तो किस फसल के उत्पादन में यूपी जो है सबसे बड़े नंबर या 1 नंबर पे है, तो वह है गेहूं के उत्पादन में। इसके उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। अगर चावल के उत्पादन में बात करें दोस्त, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है संपूर्ण भारत का प्रथम राज्य है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। आगे चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा केसर का उत्पादन करने वाला जिला अलीगढ़ है। केसर का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? अलीगढ़। याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां उपलब्ध है? तो यूरेनियम दोस्तों ललितपुर में। यूरेनियम कहां है? ललितपुर में। वहीं अगर बात करें कि यूपी में हीरा कहां पाया जाता है, तो बांदा एवं मिर्जापुर में हीरा पाया जाता है। अच्छा, यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है, तो ललितपुर एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए भी है। तो अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि तांबा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ललितपुर है। तांबा हो या फिर यूरेनियम, तांबा और यूरेनियम दोनों के लिए जो है आपका ललितपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावे हीरा के लिए बांदा एवं मिर्जापुर है। ठीक है, चूना पत्थर के लिए आपका मिर्जापुर आ जाता है और उसके बाद से सोनभद्र आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो सर्वाधिक थारू जनजाति गोरखपुर में पाई जाती है, गोरखपुर जिले में। और यह एकमात्र ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो हो सकता है आपके पेपर के अंदर पूछ दे कि यूपी की कौन सी जनजाति जो है दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो वह है आपकी थारू जनजाति और यह सबसे ज्यादा गोरखपुर के अंदर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल दोस्त हॉकी है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय खेल आपकी हॉकी हो गई। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी आपका सारस हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा दोस्त? सारस हो जाएगा। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु हो जाएगा दोस्त बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको याद करते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आ ही गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्त? अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है दोस्त लखनऊ। गोमती नदी के किनारे एक और प्रसिद्ध नगर है यूपी का जिसका नाम है जौनपुर। कौन है? जौनपुर। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे है। अगर पूछा जाए कि कानपुर किस नदी किनारे है, तो कानपुर गंगा नदी किनारे है। वाराणसी जो है वो गंगा नदी किनारे है। प्रयागराज जो है वो 3 नदियों के संगम पे है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे प्रयागराज उपस्थित है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि मथुरा किस नदी किनारे है, तो मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। आगे चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, अगर पूछा जाए कि लिंगानुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है दोस्त? 912। संपूर्ण लिंगानुपात की बात हम कर रहे हैं
ये बाल लिंगानुपात नहीं है। अगर बाल लिंगानुपात पूछता तो 902 होता। उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है, लेकिन अगर ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, यानी संपूर्ण लिंगानुपात की परिभाषा होती है 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो 912 है। 1000 पुरुष है तो 912 महिला है, इसी को लिंगानुपात बोलते हैं। तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 है। आगे चलते हैं। 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया था, तो 1858 का जो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो इलाहाबाद में पढ़ा गया था। और पढ़ा किसने था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र दोस्त है तराई का क्षेत्र। तराई क्षेत्र। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो सबसे अधिक वर्षा दोस्त गोरखपुर जिले में होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाएगा तो गोरखपुर जिला, और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाएगा तो तराई क्षेत्र, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ खाना कहां स्थित है, तो कृत्रिम रबड़ खाने की बात करें दोस्तों, ये गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ खाना जो है वो गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में। अगर हम ये पूछे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जगह है जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कांच की चूड़ियों के लिए दोस्त फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टियां निम्नलिखित में से कहां पाई जाती हैं, तो लाल मिट्टियां दोस्त पाई जाती हैं मिर्जापुर और झांसी में। मिर्जापुर झांसी में विकल्प नंबर 1 प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थली मृदा पाई जाती है, तो मरुस्थली मृदा पाई जाती है दोस्त पश्चिमी भाग में। किस भाग में पाई जाती है, पश्चिमी भाग में। अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हथनी कुंड परियोजना दोस्त यमुना नदी पे है। हथनी कुंड परियोजना किस पे है, यमुना नदी पे है। अगर आपसे पूछ दे कि जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी परियोजना है वो कौन सी है, तो वह याद रखिएगा रिहंद नदी परियोजना, जो कि पिपरी सोनभद्र में है। तो सबसे पुरानी परियोजना है रिहंद नदी परियोजना, है ना, जो कि कहां पे है, पिपरी सोनभद्र में है। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा राजघाट बांध जो है वो यमुना नदी पे नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी माता टीला बांध बेतवा नदी पे, रिहंद बांध रिहंद नदी पे, और रानी लक्ष्मी बांध भी बेतवा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने % भाग वनों से घिरा हुआ है। अगर वन से बात करें परसेंटेज में, तो टोटल 7% हिस्सा ऐसा है जो वनों से घिरा हुआ है। टोटल कितना %, 7%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख लोक नृत्य चरकुला, चरकुला किस राज्य में, चरकुला कह रहा है किस क्षेत्र का नृत्य है, तो चरकुला याद रखिएगा चरकुला ब्रजभूमि का है। चरकुला कहां का है, ब्रजभूमि का। वही बात करें तो कजरी जो है, कजरी आपका बनारसी क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध होता है। बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है बनारस का कजरी जो लोक नृत्य है। तो ये भी सवाल आपसे हो सकता है पूछ दे। धोबिया लोक नृत्य पूछेगा, तो धोबिया लोक नृत्य जो है वो पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे आपके रासलीला वगैरह है, ये भी आपके ब्रजभूमि क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्त एक ही मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो लखीमपुर खीरी में है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो एकमात्र उत्तर प्रदेश का मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये लखीमपुर खीरी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, तो सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, नवाबगंज पक्षी विहार। किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी दोस्त, नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहां पे है, तो नवाबगंज पक्षी विहार दोस्त उन्नाव में है। कहां पे है, उन्नाव में है, और ये यूपी का सबसे पुराना पक्षी विहार है। अगर यही हम पूछे कि सुरहाताल पक्षी विहार कहां है, तो सुरहाताल जो पक्षी विहार है दोस्त बलिया में है। लाख बहुसी पक्षी विहार कहां है, तो लाख बहुसी पक्षी विहार आपका कन्नौज में है। ठीक है, और पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है वो गोंडा के अंदर है। पार्वती अर्गा कहां है, गोंडा के अंदर। बखीरा पक्षी विहार की बात करें तो बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर के अंदर है। सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार दोस्त हस्तिनापुर है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो ये हस्तिनापुर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार दोस्त चंदौली में है। कहाँ है, चंदौली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया, अभी हमने बताया है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था, तो उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था दोस्त 8 नवंबर, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, याद रखिएगा 9 नवंबर
9 नवंबर जो है 2000 को उत्तरांचल यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। 13 जिलों को काटकर वो सभी के पहाड़ी जिले हैं और उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। तो 9 नवंबर 2000 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ दोस्त होता है वर्ष 1994 के अंदर। कब होता है? वर्ष 1994 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगरीय फसल कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण नगरीय फसल है आपकी दोस्त गन्ना। सबसे महत्वपूर्ण नगरीय फसल आपकी दोस्त है, इसमें क्या है? गन्ना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है दोस्त, अभी 60 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब विकल्प नंबर सी होने वाला है। तो 60 क्वेश्चन अभी दोस्त कंप्लीट हुए हैं, अभी 90 प्रश्न और बाकी हैं। ध्यान से सब कुछ करते हुए देखते हुए चलिए। सब कुछ चीजें क्लास के अंदर ही, इसी वीडियो के अंदर ही आपको सब कुछ याद करा देंगे, ये गारंटी मेरी है। बस आप एक बार 2 से 3 बार इस वीडियो को ना हो तो और रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि 7 से 8 प्रश्नों की बात है दोस्त। मैं दोबारा भी आपसे कह रहा हूं, तो 7 से 8 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, अगर इन संपूर्ण डिस्कशन को आपने सुना है, केवल देखने से काम नहीं चलने वाला है, सुना है और इसको याद किया है, तो 7 से 8 प्रश्न आपकी जो परीक्षा में यूपी पुलिस में आने वाले हैं वो सभी के सभी इसी वीडियो से होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र बात करें दोस्त तो नरौरा में है, नरौरा बुलंदशहर में। कहां पे है? नरौरा बुलंदशहर के अंदर उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? तो यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज दोस्त की गई है ललितपुर में। हमने बताया भी कुछ देर पहले कि ललितपुर जो है यूरेनियम और तांबे दोनों के लिए प्रसिद्ध जिला है यूरेनियम, तो याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जो है दोस्त, ये है आपका रायबरेली है। इसमें अमेठी लिखा गया है, ये थोड़ी सी गलती हुई है, इसमें रायबरेली है, ठीक है ना? कहा है? रायबरेली में है, रायबरेली में, ठीक है ना? विकल्प नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर की बात करें दोस्तों, ये शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर। विकल्प नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है, शारदा नहर, याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश में तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तो तीर्थों का राजा दोस्त प्रयागराज को कहा जाता है। तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? प्रयागराज। और अगर पूछे कि मंदिरों की नगरी कौन है ना, या घाटों की नगरी कौन है, तो घाटों की नगरी या मंदिरों की नगरी वाराणसी है। लेकिन अगर तीर्थों के राजा की बात, तीर्थों का राजा अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए तो तीर्थों का राजा प्रयागराज है। और ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों का त्रिवेणी संगम है और यहीं पे कुंभ मेले के आयोजन भी होते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो माचिस उद्योग के लिए है दोस्त बरेली। माचिस उद्योग माने देसलाई के लिए, देसलाई के लिए यानी माचिस के लिए बरेली जो शहर है वो प्रसिद्ध है। चमड़ा के लिए कानपुर है और आपका जो मेरठ शहर है वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए। वहीं अगर गोरखपुर बात करें तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, कालीन वस्त्रों के लिए। वैसे ही आपका बनारस जो है वो सिल्क की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और अगर पीतल की मूर्तियों की बात करें तो पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्ति के लिए मथुरा और पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है? और ऐसे ही अगर कागज की बात करें और लकड़ी की नक्काशी की बात करें तो लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी पे जो खूब सुंदर नक्काशी होती है, और कागज के लिए ये सहारनपुर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सहारनपुर। अगर हम और चीजों की बात करें, जैसे पूछे कि आंवला के उत्पादन के लिए यूपी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ है। आम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका लखनऊ है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्त, इसको याद करते हुए जरूर चलेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है दोस्त वाराणसी में, डीएलडब्ल्यू जिसको आप कहते हैं, तो ये वाराणसी के अंदर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो तेल शोधक कारखाना है या तेल रिफाइनरी है वो मथुरा के अंदर है। अगर ये सवाल अगर पेपर में आ जाए कि एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो दोस्त याद रखेंगे मथुरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर है? तो तुलसी मानस मंदिर है दोस्त वाराणसी में। तुलसी मानस मंदिर कहाँ है दोस्त? वाराणसी में, याद रखेंगे। वहीं अगर बात करें भारत माता मंदिर, तो भारत माता मंदिर भी वाराणसी के अंदर ही है। बाकी आप काशी विश्वनाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध है, वो भी वाराणसी के अंदर है। इसके अलावे अगर हम बात करें रामनगर किला, तो वो भी वाराणसी के अंदर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाराणसी में है, क्योंकि वाराणसी को मंदिरों की नगरी ही कहा जाता है, ठीक है? अगर हम बात करें कि जेके मंदिर कहाँ है, तो जेके मंदिर याद रखिएगा कानपुर में है। हो सकता है पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जेके मंदिर किस जिले के अंदर है या किस जगह स्थित है, तो याद रखिएगा जेके मंदिर आपका कानपुर के अंदर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अयाजसा किस प्राचीन नगर का पूर्व नाम है? अयाजसा दोस्त अयोध्या का है। किसका है? अयोध्या का। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर पूछेगा कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या दोस्त सरयू नदी के किनारे प्रसिद्ध है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं, हिंडन हवाई अड्डा की बात करें। हिंडन हवाई अड्डा जो है दोस्त गाजियाबाद में है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है दोस्त? गाजियाबाद में। वहीं अगर बात करें तो कानपुर में दोस्त चकेरी हवाई अड्डा है। कानपुर में कौन सी हवाई अड्डा है? चकेरी हवाई अड्डा। प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर में है। वैसे ही चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका दोस्त पड़ेगा लखनऊ के अंदर। वहीं महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी हाल ही में बना है, यह है दोस्त अयोध्या में। कहां पे है? अयोध्या में। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कहा जाता है, देखिए सवाल अभी आ गया, लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कहा जाता है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहां है? तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है वो मेरठ के अंदर है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा दोस्त कहा जाता है चंदौली को। कहा, किसको कहा जाता है? चंदौली को। चंदौली को। ठीक है, तो चंदौली याद रखेंगे। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काकोरी केस के किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो काकोरी केस के जो राम प्रसाद बिस्मिल है, उनको जो फांसी दी गई वो गोरखपुर के अंतर्गत दी गई थी। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी कहां है? तो ललित कला एकेडमी अगर बात करें तो दोस्तों ये लखनऊ के अंदर है। ललित कला एकेडमी की बात करें या राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात करें, राष्ट्रीय कथक संस्थान भी आपका लखनऊ में है, और इसके अलावा ललित कला एकेडमी भी लखनऊ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश को पूर्ण राजधानी कब बनाई गई? लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी बनी है वर्ष 1935 ईस्वी के अंदर। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑलरेडी बता चुके हैं, सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित भू पठार भाग को किस नाम से जानते हैं? तो बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है दोस्त। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। दक्षिण में स्थित पठार भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? हमने बता दिया है, सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होती है। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्त। अगला, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक सीमा राज्य साझा करता है अपना, वो मध्य प्रदेश से साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा किस राज्य से साझा करता है? वो मध्य प्रदेश से साझा करता है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन कौन से? एक मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला यूपी का एकमात्र जिला सोनभद्र है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। रेणुकूट जाना जाता है, तो रेणुकूट जो प्रसिद्ध है वो आपका प्रसिद्ध है दोस्त एल्युमिनियम उद्योग के लिए। इसके लिए प्रसिद्ध है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। विकल्प नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संगीत की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय जो है वो कहाँ है? तो कौन, क्या नाम है उसका? तो संगीत महाविद्यालय जो है वो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। तो संगीत की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय उसका नाम याद रखेंगे, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्त किए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन से किए हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है, भारत कला भवन कहाँ है? भारत कला भवन दोस्त वाराणसी के अंदर है। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी के अंदर। अगला है, गुप्तकालीन ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर कहाँ है? तो भीतर गांव मंदिर दोस्त है कानपुर के अंदर। कहाँ है? कानपुर के अंदर। विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन दोस्त हुआ है आपका, 1 मिनट याद रखेंगे, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जो है उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ है। तो विकल्प नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है ए नंबर याद रखेंगे, विकल्प नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त।
उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को कब अपनाया गया? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को अपनाया गया दोस्त 1989 ईस्वी के अंदर। कब अपनाया गया? 1989 ईस्वी के अंदर। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दोस्त बात करें तो सारस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेपर में सब छपने वाले दोस्त सवाल है दोस्त, इसे एकदम रटते चलिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है दोस्त बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष ऑलरेडी हम बता चुके हैं। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है दोस्त पलाश। कौन सा है? पलाश। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अगर विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या पूछेगा दोस्त, निर्वाचित कहेगा तो 403 और अगर निर्वाचित नहीं कहा तो 404 याद रखेंगे, क्योंकि एक जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय का है जिसे मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। बाकी 403 सदस्यों का चुनाव होता है, निर्वाचित किया जाता है, जनता इसका चुनाव करती है। तो 403 सदस्य निर्वाचित है और एक जो सदस्य है वो मनोनीत होता है, इसलिए कुल संख्या 404 कही जाती है, लेकिन निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो 403 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला सवाल क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री हम बता चुके हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, ये भी हम बता चुके हैं, सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है? एनसीआर में शामिल कौन सा नहीं है दोस्त? कन्नौज नहीं है, कन्नौज। बाकी मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतमबुद्ध है, बुलंदशहर है ना, ये सभी के सभी जिले, शामली है, ये सभी के सभी जिले एनसीआर के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार योजना किसके उत्पादन से संबंधित है? तो गोकुल जो पुरस्कार योजना है दोस्तों दूध के उत्पादन से है। किसके उत्पादन से है? दूध उत्पादन से है। ठीक है। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना जो है कब आई? किसान बही योजना का प्रारंभ 1992 के अंदर हुआ था, वर्ष 1992। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे का प्रमुख उत्पादक है? संतरे के लिए आपका प्रसिद्ध है सहारनपुर। संतरे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सहारनपुर। आंवले के लिए प्रतापगढ़ है। आंवले के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। अगला, उत्तर प्रदेश का गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला याद रखिएगा दोस्त, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। कौन है? NH2 याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय की बात करें तो ये वाराणसी के अंदर है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्त, क्योंकि सवाल लगभग अब रिपीट होना शुरू हो गए हैं। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ के अंदर है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमने बता दिया है। लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्त वाराणसी के अंदर है। कहां पे है? वाराणसी के अंदर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तनों के लिए दोस्त मुरादाबाद है। और पीतल की मूर्तियों के लिए अगर बात करें तो पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा शहर प्रसिद्ध है। अगला है, कागज एवं लकड़ी की नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कागज एवं लकड़ी की नक्काशी के लिए याद रखिएगा सहारनपुर है। कागज एवं लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है, तांबे एवं यूरेनियम के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर। तांबे एवं यूरेनियम के उत्पादन के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हीरा के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बांदा एवं मिर्जापुर जो है हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए याद रखिएगा बांदा एवं चंदौली। बांदा एवं चंदौली जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए दोस्त प्रसिद्ध जिला है हमीरपुर यानी चुनार। हमीरपुर और चुनार जो है ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। चुनार जो है मिर्जापुर में पड़ता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है दोस्त रिहंद जल विद्युत परियोजना। और ये रिहंद जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, पिपरी में है, सोनभद्र में, पिपरी में है, रिहंद बांध पे। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्त। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पर झांसी में है। बेतवा नदी पर झांसी में। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के 3 स्मारक आते हैं, इसमें ताजमहल, आगरा और फतेहपुर सीकरी है, लेकिन रामनगर का जो किला है वाराणसी में उसको शामिल नहीं किया गया है विश्व धरोहर सूची में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कहां है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल जो है ये है दोस्त आलमगीरपुर मेरठ में। आलमगीरपुर मेरठ में सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहां हुआ था? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज ये भी हम बता दिए हैं,
मेरठ में हुआ 10 मई 1858 ईस्वी से, ठीक है, 10 मई 1857, सॉरी 10 मई 1857 से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सैयद सालार एवं मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? सैयद सालार एवं मसूद गाजी की दरगाह दोस्त है बहराइच में। कहां पे है? बहराइच। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहां है? तो लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है दोस्त गाजीपुर में। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है दोस्त गाजीपुर के अंदर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी सवाल बता रहे हैं दोस्त छपते चलिए दिमाग के अंदर, पेपर के अंदर एकदम हूबहू छपने वाला है। जेके मंदिर के बारे में भी हम बता चुके हैं, जेके मंदिर कानपुर के अंदर है। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर के अंदर है। भारत माता मंदिर, तो भारत माता मंदिर है दोस्त बनारस के अंदर, ये भी हम बता चुके हैं। भारत माता मंदिर जो है वो बनारस के अंदर। अगर वही पूछे कि गुरु गोरक्षनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुरु गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर के अंदर है। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर कहाँ है? गोरखपुर के अंदर है। आगे चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी कहाँ है? तो संगीत नाटक एकेडमी जो है वो लखनऊ में है। ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये भी दोस्त हम बता चुके हैं, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ के अंदर है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है दोस्त? लखनऊ के अंदर। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरिजा देवी का संबंध दोस्त है बनारस घराने से। किस घराने से है? बनारस घराना। उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है। संपूर्ण लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो 912 है। और पूरे देश के लिंगानुपात की बात करेंगे कि संपूर्ण भारत देश की लिंगानुपात कितनी है, तो 943 है। याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछने कभी पेपर में, तो याद रखिएगा जौनपुर है। कौन है? जौनपुर। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, चाहे वो महिला के हिसाब से पूछे चाहे पुरुष के हिसाब से पूछे, तो याद रखिएगा प्रयागराज है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दोस्त महोबा है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। अगला, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कब हुई? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई है वो 1991 से 2001 के बीच हुई है, और लगभग 25% जो है 10 की वृद्धि दर हुई थी, 25% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो 1991 से 2001 में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यूपी का जनसंख्या घनत्व दोस्त 829 है। यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। और अगर संपूर्ण देश की बात करें कि संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो याद रखिएगा संपूर्ण भारत का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि यूपी का जो अगर बात करें तो 829 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्त गाजियाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर बात करेगा तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब दिमाग में छपने चाहिए, और अगर ये छाप लिए सवाल तो पेपर के अंदर 100% छपना तय है, और आपका सिलेक्शन भी 100% तय है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें दोस्तों, ये है ललितपुर। कौन सा है दोस्त? ललितपुर। विकल्प नंबर सी याद रखेंगे, ललितपुर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे एवं यूरेनियम के लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दोस्त है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी % है? तो ग्रामीण साक्षरता दर है दोस्त 65.5%। उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो 65.5% है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? पुरुष साक्षरता दर अभी हमने बताया 77.30%। ये पहले बता चुके हैं हम, इसी वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3 है और महिला साक्षरता दर 57.20% है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला दोस्त है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। दूसरे नंबर पे आता है दोस्त कानपुर। अगला बात करें, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला दोस्त है श्रावस्ती। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला दोस्त है उत्तर प्रदेश का कौन सा है? श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्त? गाजियाबाद। विकल्प नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला अभी हम बता दिए हैं, ग्रामीण पूछेगा तो भी बताएंगे कौन सा है? प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लोग जो है सबसे ज्यादा कहाँ है? सीतापुर में है। कहाँ पे है? सीतापुर में। याद रखेंगे इस सवाल को। उत्तर प्रदेश में अगर पूछे कि सबसे न्यूनतम कहाँ है अनुसूचित जाति, तो एससी जो है वो बागपत में। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जाति है और सबसे ज्यादा आपका सीतापुर में है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला लगता है दोस्त आगरा में, ये भी हम बता चुके हैं। आगे चल रहा है, कह रहा है नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो नौचंदी मेला दोस्त लगता है आगरा में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? आगरा में। सॉरी, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस मेले के अंदर शामिल होते हैं। तो हिंदू मुस्लिम का एकता भी देख सकते हैं नौचंदी मेला। अगर पूछेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रसिद्ध उत्सव है सुलह कुल उत्सव, वो का मनाया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव दोस्त जो है सुलह कुल उत्सव को मनाया जाता है आपका आगरा के अंदर। सुलह कुल उत्सव जो है वो आगरा में मनाया जाता है। अगर बात करें ताज महोत्सव, तो ताज महोत्सव भी आगरा में होता है। अगर हम बात करें मगहर महोत्सव कहाँ होता है, तो मगहर महोत्सव जो है संत कबीर नगर में होता है। और वहीं अगर हम बात करें कि त्रिवेणी महोत्सव कहाँ होता है, तो त्रिवेणी महोत्सव आपका प्रयागराज के अंदर होता है। वहीं अगर हम बात करें बटेश्वर मेला, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बटेश्वर मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है। शाकंभरी देवी मेला अगर पूछ दिया जाए कि शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, तो शाकंभरी देवी मेला दोस्त सहारनपुर के अंदर लगता है। बटेश्वर मेला आपका आगरा के अंदर लगता है। शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर के अंदर लगता है। तो ये सब देवा शरीफ मेला बाराबंकी के अंदर लगता है। मेलों से भी सवाल आते हैं दोस्तों। देवा शरीफ मेला अगर पूछा जाएगा तो देवा शरीफ मेला याद रखिएगा कहाँ लगता है? आपका देवा शरीफ मेला बाराबंकी के अंदर लगता है। और उसके अलावा सैयद सालार के दरगाह पे भी एक मेला लगता है। तो बहुत सारे मेले जो है, गोला गोकर्णनाथ मेला, गोला गोकर्णनाथ अगर मेला पूछ दिया जाए कि यूपी के किस जिले में लगता है, तो गोला गोकर्णनाथ मेला जो है वो खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध मेले हैं, इनको याद रखेंगे। खिचड़ी मेला की बात करें तो खिचड़ी मेला आपका लगता है गोरखपुर के अंदर। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है दोस्त? गोरखपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। देवा शरीफ मेला देखिए आ ही गया। देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला लगता है बाराबंकी के अंदर। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है दोस्त? बाराबंकी के अंदर। वहीं अगर बात करें तो गढ़मुक्तेश्वर मेला, कई बार ये भी सवाल पूछा गया है कि गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो गढ़मुक्तेश्वर मेला दोस्त लगता है हापुड़ के अंदर। कहाँ लगता है दोस्त? हापुड़ के अंदर जो है गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन हर साल होता है। अगला है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मेला, अभी हम बता दिए हैं खीरी में लगता है। कहाँ लगता है? खीरी में। और सैयद सालार मेला जो लगता है वो दोस्त बहराइच में लगता है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो ददरी मेला है, ददरी मेला वो भी प्रसिद्ध है, पशुओं का एक मेला है। ये जो है आपका बलिया के अंदर लगता है। ददरी मेला बलिया में लगता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सैयद सालार मेला अभी हमने बताया है बहराइच के अंदर लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच के अंदर लगता है। ददरी मेला अभी हम बता ही दिए हैं, बलिया के अंदर लगता है। कबीर महोत्सव मगहर के अंदर होता है। बखीरा पक्षी विहार, पक्षी विहारों के बारे में हम बता चुके हैं। बखीरा पक्षी विहार जो है ये आपका गोंडा के अंदर है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है दोस्त? गोंडा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पेपर के अंदर हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया के अंदर है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। पार्वती अर्गा पूछेगा तो ये भी गोंडा में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये भी गोंडा के अंदर है। और आपका सुरहा ताल पक्षी विहार जो है वो बलिया के अंदर है। ठीक है, अगला है फुलहर झील कहाँ है? फुलहर झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है और ये पीलीभीत में है। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में है। अगर पूछेगा कि औंधी ताल झील कहाँ है, तो औंधी ताल झील जो है वो आपका दोस्त वाराणसी के अंदर है। शुक्रताल झील अगर पूछ दिया कि शुक्रताल झील कहाँ है, तो शुक्रताल झील जो है मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल झील कहाँ है दोस्त? मुजफ्फरनगर में। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। अब 3 सवाल और बचे हैं। करेला झील कहाँ है? तो करेला झील याद रखिएगा, करेला झील लखनऊ में है। करेला झील कहाँ है? लखनऊ में। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है शुक्रताल झील, ये हम बता ही दिए हैं। शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में है। 149 प्रश्न कंप्लीट हुए और आखिरी क्वेश्चन है दोस्त 150वां नंबर कि शेखा झील कहाँ है? तो शेखा झील याद रखिएगा अलीगढ़ में है। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में है। तो ये थे दोस्त 150 के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण सिद्ध होंगे। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं तो बहुत ही फायदा मिला होगा और निश्चित रूप से इन चीजों को आप फील कर सकते हैं एग्जाम हॉल में बैठ करके, जब आप एग्जाम से बाहर निकल रहे होंगे और इतने कम टाइम में इतने प्रश्नों के माध्यम से जो हमने आपको संपूर्ण रिवीजन किया, तब आप बताएंगे कि हाँ सर आपका पढ़ाई हुआ कितना मैच किया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम आपसे डिस्कस कर देते हैं, जैसे अभी इसमें कुछ चीजें नहीं दी गई थी उसको भी हम आपको सामने अभी शेयर कर देते हैं। हो सकता है आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या, ये तो हम बता दिए हैं। लोकसभा सीटों की संख्या अगर पूछते यूपी में लोकसभा सीट कितने हैं, तो लोकसभा सीट याद रखिएगा 80 है, जो कि संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या बताइए, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या दोस्त 31 है।
31 याद रखेंगे, 31 राज्यसभा सीट है, 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर विधान परिषद सीटों की संख्या पूछेगा तो विधान परिषद सीटों की संख्या दोस्त टोटल 100 है। अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्त पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी सवाल हमने आपके सामने डिस्कस किए, मैं आशा करता हूं दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ा हेल्प हमने आपको किया है। और आप पेपर के अंदर जब देकर बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन 150 प्रश्नों के डिस्कशन से कितना ज्यादा बेनिफिट आपको हुआ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। फिर आगे जो आने वाली अगली वीडियो है वह हिंदी की मैराथन वीडियो है और ऐसा ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत ही कम टाइम में दोस्तों मैं संपूर्ण हिंदी का रिवीजन कराने वाला हूं और रीजनिंग के अंदर भी जो मानसिक अभिरुचि का पार्ट है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आखिरी के जो 2-3 अंदर बचे हुए हैं उसको सब हम अपलोड करने वाले हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। एक छोटा सा मोटिवेशन लगता है, छोटा सा मोटिवेशन मिलता है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।